Hello everyone, welcome back to Simran Classes where you are our priority and keeping you at our priority. We are back with another video. So बच्चों हम अपने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को कवर कर रहे थे और ये ऑलरेडी उसकी लास्ट वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं और जिसने उसको नहीं देखा है जल्दी से जाके उसको कवर करके आओ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आइकन बटन आपके सामने है। सो हमें इस वीडियो में अपनी अकाउंटिंग टर्म्स जितनी भी रह गई हैं उन सबको कवर करना है। सो ये हमारी चैप्टर नंबर 2 की लास्ट वीडियो होने वाली है। तो जल्दी जल्दी अपनी वीडियोज़ को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों अपनी पहली टर्म की तरफ चलते हैं। जो हमारी पहली टर्म है वो है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बच्चों ये जो टर्म है ना, इसने पर्सनली मुझे भी मेरी 11 में बहुत परेशान करा था, क्योंकि ना किसी ने समझाया ही नहीं था। सब क्या कहते थे, इसे ना आप आगे जाकर समझोगे, इसे फ्यूचर में समझेंगे। और मैं आज भी देख रही हूँ बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं इसको हम फ्यूचर में समझेंगे, पर फ्यूचर में तो तुम समझाने आओगे नहीं ना। तो इतनी सी अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप सभी कर सकते हैं कि आप इसको फ्यूचर में जब समझो तो एटलीस्ट एक बेस के साथ तो समझो। तो उसी मोटो के साथ सिमरा क्लासेस आज इस कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करेगी। एटलीस्ट हम इतनी अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप कर ही सकते हैं ना कि आप उसके ऊपर अपनी आगे की नॉलेज अच्छे से स्टैब्लिश कर सको। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैम आई है, मैम समझा के जाएंगी। चलिए, तो जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना बच्चों, इसमें सबसे पहला जो वर्ड है वो है डेफर्ड। अगर हम इसका इंग्लिश मीनिंग ही देख लें तो होता है किसी चीज़ को पोस्टपोन करना फ्यूचर के ऊपर। यानी कि अगर अब आपको कभी प्रोक्रेस्टिनेशन बोलना हो या पोस्टपोन बोलना हो तो कौन सा वर्ड यूज़ करोगे? डेफर्ड। इंग्लिश की क्लासेस भी मिलेंगे, डोंट वरी। चलिए, डेफर्ड करने का मतलब वो किसको कर रहे हैं हम लोग? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कर रहे हैं। तो डेफर्ड करने का यहाँ पे क्या मतलब हो गया कि कोई ऐसा एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू नेचर का जिसको हम फ्यूचर के ऊपर पोस्टपोन कर रहे हैं। अब एग्जाम्पल हमें भी पता है, हमारी बुक्स में भी लिखा हुआ है, आपकी बुक्स में भी लिखा हुआ है। क्या एक ही एग्जाम्पल है जो बार बार लिखा है, वो है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। अब एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हम फ्यूचर के ऊपर कैसे पोस्टपोन करते हैं, वो हमारा लॉजिक एक्चुअली है ना, वही सीखना है। तो बच्चों देखो, जब भी हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, अच्छा एक एग्जांपल बताओ मुझे, आपने डोमिनोज़ का एडवर्टाइजमेंट पहली बार कब देखा था? याद है किसी को? नहीं याद है, और हमें याद करना भी नहीं है कब देखा था। बट हम एक अजम्पशन लेके चल सकते हैं कि चलो मान लो हमने इसको 2015 में पहली बार देखा होगा, हमने देखा होगा, वो कितने टाइम से भी रहा, ठीक है। फिर 2016 में भी देखा होगा, बिल्कुल देखा था। 2017 में बिल्कुल देखा था। 2018 में भी देखा था, 2019 में भी और 2020 में भी। हम एक 2020 मतलब लास्ट ईयर तक का एक सिनेरियो लेके चल रहे हैं। तो ये कितने साल हो गए? ये तो 6 साल हो गए। अब सिंप्लीफिकेशन के लिए हम मान लेते हैं कि एक फर्म ने, मतलब डोमिनोज़ ने 60 लाख रुपीज़ जो है ना वो खर्च करे, ठीक है, एक एडवर्टाइजमेंट को बनाने में। अब एडवर्टाइजमेंट से जुड़े हुए कितने ही खर्चे होंगे, कितने ही चीज़ें होंगी, और मुझे आप लोगों को तो समझाने की ज़रूरत नहीं है, वी ऑल नो, यहाँ पे सब एक्टर्स हैं। चलिए, अब 60 लाख जो खर्चा हुआ वो हुआ कितनी बार? एक ही बार। लेकिन मुझे उसका फ़ायदा 2015 में भी मिला। देखी मैंने एडवर्टाइजमेंट, 16 में भी मिला, तब भी देखी, 17 में भी देखा, 18 में भी देखा, और 19 में भी उसको देख के मैंने डोमिनोज़ में ऑर्डर प्लेस करा। डोमिनोज़ को एक बार ये 60 लाख स्पेंड करने से फ़ायदा सब्सिक्वेंट ईयर्स में भी मिला, है ना? मिला है कि नहीं? तो एक बात बताओ, जब फ़ायदा आपको सब्सिक्वेंट ईयर्स में भी मिल रहा है तो आप खर्चा एक ही ईयर के ऊपर क्यों डालोगे? ये 2015 कहेगा नहीं भाई बहुत नाइंसाफ़ी है, मेरे साथ ही सारा खर्चा डाल दिया, बाकी सारे जो साल हैं वो बिना खर्चे के, वो बेफालतू में मुफ्त के पैसे लिए जा रहे हैं, वो तो मुफ्त की इनकम लिए जा रहे हैं। जबकि ये खर्चा अगर हम देखें तो कायदे से अगर हर साल हुआ होता तो ये जितनी जितनी इनकम हर साल हमें दे रहा है नलिफाई हो जाता कि नहीं? तो क्यों ना हम इस फंडे को यहाँ अपना ही लें? क्यों ना ये जो 60 लाख रुपीज़ हमने एक बार स्पेंड करा है इसको एक ही बार ना डालकर थोड़ा थोड़ा हर साल डाल लें? क्यों ना? हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। तो अब मैंने एज्यूम करा है कि मैं कम से कम 6 सालों तक तो इसका बेनिफिट उठा रही हूँ। मैं इसका बेनिफिट और भी उठाऊँ, आगे सालों में भी उठाऊँ, बट एक अजम्पशन के पर्पज़ से, सिंप्लीफिकेशन के पर्पज़ से कुछ साल तो लेने पड़ेंगे ना कंसिडरेशन में, वरना तो पता नहीं कब तक का आप निकालने बैठ जाओगे। वो नहीं, बट हम सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या करते हैं कि चलो 6 साल तक हमने इस फ़ायदे को उठाया। तो जब 6 साल तक उठाया, अगर मैं इसे 6 से डिवाइड कर दूँ तो मुझे पता ही है कितना आंसर आ रहा है मेरा, 10 आ रहा है। तो मैं इतना कर सकती हूँ कि एटलीस्ट 10 10 और 10 करके सबको बांट दूँ। 10-10 का खर्चा उठा लो भाई, अकेले इस 15 पे बोझ मत डालो। 16 को भी दे दो, 17 को भी दे दो, 18 को भी दे दो, 19 को भी दे दो और 20 को भी दे दो। तो इस तरीके से किसी के साथ भी पार्शलिटी नहीं होगी। कोई भी साल ये नहीं कहेगा तौबा तौबा मेरे पे सारे खर्चे डाल दिए, ठीक है।
चलिए उसके बाद सारे खर्चे भी बराबर हो गए, सारे बेनिफिट्स भी बराबर हो गए, तो अब कोई बोल सकता है कि ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई, और इसी नाइंसाफ़ी वाले इल्ज़ाम को हटाने के लिए हम ये प्रोसेस को अपनाते हैं। अब बच्चों वो सारे ही एक्सपेंसेस जो हम रेवेन्यू को पाने के लिए करते हैं, बट उनको हम फ्यूचर में भी पोस्टपोन करते हैं, इसीलिए एक नई कैटेगरी बनाई जाती है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वरना हमने ये कैटेगरी पहले क्यों नहीं पढ़ी? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो पढ़ लिया, तो हमने तब क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ना वो मिक्स हैं, दो लोगों का मिश्रण है, ये मिक्स ब्रीड है ये। अब वो कैसे है ये देखते हैं। देखो जो मैंने यहाँ देखा है कि यहाँ पे जो अमाउंट स्पेंड होता है इन खर्चों पे वो होते हैं बहुत बड़े बड़े। तो सबसे पहला जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स बन सकता है इसका कि बहुत ही बिग अमाउंट प्लस वंस इन अ वाइल। अब रोज रोज तो कोई इतने बड़े बड़े खर्चे करेगा भी नहीं, वैसे भी ये तो लॉजिकल है। रिटर्न ऑफ, अब पता है ये जो प्रोसेस हमने करा है ना, इसको हर साल बांटने का, धीरे धीरे निकालने का, इस प्रोसेस को धीरे धीरे निकालने का मतलब धीरे धीरे राइट ऑफ करना, इस प्रोसेस को ही राइट ऑफ कहते हैं। अब इस प्रोसेस से हमारी एक और चीज़ जुड़ी हुई है, बट उस पर हम थोड़ी देर में आते हैं। इससे पहले क्या ले लेते हैं, मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर। ऑब्वियसली हम ये जो राइट ऑफ कर रहे हैं तो इसका मतलब हम एक साल पे सारा बोझ नहीं डालना चाहते, हम सारे सालों को, जितने भी सालों में इसका हमें बेनिफिट मिल रहा है सबको डिवाइड कर रहे हैं। तो वो खर्चे जो हम एक रेवेन्यू को पाने के लिए करते हैं, इरादा हमारा रेवेन्यू होता है लेकिन अमाउंट उसका बहुत बड़ा होता है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मिक्स नहीं है, इसीलिए एक अलग तरीके का ना एक्सपेंडिचर और एक अलग तरीके की कैटेगरी है। ये आता ही एक्सपेंडिचर के अंदर ही है, बट हमने इसको एक अलग कैटेगरी दे रखी है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। अब आपको पता चल गया होगा कि हमने ये कैटेगरी क्यों दे रखी, क्योंकि ये तो मिक्स है दोनों का। प्लस हमें यहाँ पे वो सारे खर्चे लिखने होंगे जो बहुत बड़े बड़े अमाउंट के होंगे और हम एक साल में उसको राइट ऑफ नहीं करने वाले, वही होंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका बहुत ही कॉमन एग्जांपल है एडवर्टाइजमेंट, इसलिए हर जगह आपको यही सुनने में मिलेगा। अब जो हमें बात करनी थी ये राइट ऑफ की, ये जो राइट ऑफ है ना बच्चों, इस राइट ऑफ वाले प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सिर्फ यही नहीं आते, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो कंपनी को, यानी कि हमें, अभी तो हम कंपनी है ना, तो हमें जो है ना वो धीरे धीरे निकालने होंगे, क्योंकि अगर हम एक साथ निकालेंगे तो कंपनी के ऊपर इतना बड़ा बोझ आ जाएगा ना, इतने सारे एक्सपेंस आ जाएंगे कि वो लॉस में ही चली जाएगी, तो वो हम नहीं कर सकते। इसीलिए हम एक कैटेगरी बनाते हैं जिसको कहते हैं फिक्टिशियस, फिक्टिशियस व्हाट, फिक्टिशियस एसेट। अब ये एसेट क्या होते हैं, हमें एसेट जो है ना वो अभी नेक्स्ट कवर ही करना था, बट अगर यहाँ पे हमारे बात निकल ही आई है तो बात चली है तो दूर तक तो जाएगी। अब ये एसेट क्या होते हैं, देखो बच्चों बिजनेस में ना एसेट्स नाम की भी एक चीज़ होती है। अब ये क्या होती है ऐसे समझ तो आएगा नहीं, इसका एक लाइव एग्जांपल लेते हैं, लाइव एग्जांपल हम अपना ही ले लेते हैं। जैसे मेरा ये चैनल है, अब मेरे इस चैनल को यूट्यूब पे डालने के लिए, यूट्यूब पे आने के लिए और आप लोगों तक पहुँचने के लिए सिर्फ मेरा होना काफ़ी नहीं था, मेरे पास ये मार्कर का होना, इस बोर्ड का होना, कैमरे का होना, स्टैंड का होना बहुत ज़रूरी था। अदरवाइज़ मेरा पहुंचना आपके पास इतना आसान नहीं होता। मैं मे बी सामने यहाँ पे खड़े होकर बोल देती, लेकिन आपको जो मैं यहाँ पे इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ वो तब नहीं कर पाती अगर मेरे पास कीबोर्ड नहीं होता। तो मेरे बिजनेस को और अच्छा सा फ्लो देने के लिए इन सारी चीज़ों ने हेल्प करा, तो ये मेरे लिए ना एसेट हैं जो जो बिजनेस को हेल्प करती हैं एक स्मूथ फ्लो प्रोवाइड करने में, वो सारी ही चीज़ें ना एसेट होती हैं। अब हमने ये तो देख लिया था कि बिजनेस जो आता है एग्जिस्टेंस में वो एक थॉट प्रोसेस के साथ आता है कि वो कौन से गुड्स में डील करेगा, उसको खरीदेगा, रॉ मटेरियल में प्रोसेस करेगा एंड उसको फिनिश गुड्स बनाकर बेचेगा। पर ये जो प्रोसेस वाला काम है ना, यही होता है स्मूथ फ्लो, यहीं पे आना चाहिए स्मूथ फ्लो। अगर ये प्रोसेस जल्दी नहीं हुई तो बेचोगे क्या, रॉ मटेरियल तो खरीद लोगे लेकिन प्रोसेस भी तो करना पड़ेगा ना। तो ये जो प्रोसेस है ना, यहीं पे हमारे एसेट्स जो है ना वो रोल प्ले करते हैं। तो इसलिए एसेट्स वो सारी चीज़ें होती हैं जिस बिजनेस अपने आप को अच्छे से चलाकर मेंटेन करके रखता है। अब यहाँ पे हमने इस खर्चे को, स्पेशली इस खर्चे को फिक्टिशियस एसेट्स में क्यों डाला। अब देखो बच्चों फिक्टिशियस का मतलब क्या होता है, काल्पनिक। अब देखो यहाँ पे हमने सारे ही वो खर्चे रखे होते हैं जो काल्पनिक तरीके से होते हैं। अब ये देखो 60 लाख कर तो हम एक ही बार खर्चा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या दिखा रहे हैं कि सिर्फ 10 लाख करा, तो बाकी के 40 जो है वो काल्पनिक ही तो है। हमारे जेब में आज तो है नहीं ना इतना पैसा, हम तो ऑलरेडी दे चुके हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि अगले साल भी 10 ही करा होगा, ये सारी चीज़ें काल्पनिक हो रही हैं। इसलिए इनको कहाँ डाला है, कौन सी कैटेगरी में, फिक्टिशियस एसेट्स की कैटेगरी में। क्योंकि फिक्टिशियस एसेट्स की डेफिनेशन ही होती है कि वो एक ऐसे एसेट्स होते हैं जो एसेट तो नहीं होते लेकिन वो सारे खर्चे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमारे फिक्टिशियस एसेट की डेफिनेशन भी कवर हो गई। और यही दोनों टर्म ऐसे हैं जो बहुत सारे लोग समझाते नहीं है, उसको स्किप कर देते हैं। फिर आपको जब कभी पेपर में भी देखने को मिल जाता है ना, तो आप कहते हो भाई ये तो टर्म ही नहीं पढ़ी थी, इसको कैसे समझेंगे। बट अब आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है कि अगर इस पर शॉर्ट नोट भी आएगा तो आप इसको एटलीस्ट अटेम्प्ट ज़रूर करोगे। एंड डू अटेम्प्ट, क्वेश्चन तो सारे अटेम्प्ट करना।
तो चलिए अब हमारे पास जो लास्ट 2 टर्म्स बची हैं वो है एसेट और लायबिलिटी, उन पे फोकस करते हैं। चलिए बच्चों फिर आज की अपनी आखिरी 2 टर्म्स देखते हैं और इन 2 टर्म्स के साथ अपने इस चैप्टर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो जो लास्ट टर्म्स जो हमारे पास बची हुई हैं वो हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। अब एसेट्स क्या होता है इसका ब्रीफ तो हमने अभी देख लिया है थोड़ा सा। अब लायबिलिटीज़ क्या होता है उसका भी हल्का सा ब्रीफ देख लेते हैं, फिर इसकी जो सब कैटेगरीज है उस पर जाएंगे। तो लायबिलिटीज़ क्या होते हैं, जिस तरीके से एसेट हमारे बिजनेस को एक स्मूथ फ्लो प्रोवाइड करवाता है ना, उसी तरीके से लायबिलिटीज़ जो होती है ना वो हमारे बिजनेस में हमें एक स्मूथ फ्लो जो प्रोवाइड करवा रहा है ना, उसको खरीदने के लिए पैसे भी तो चाहिए ना, चाहिए कि नहीं। बिना पैसे के तो हम ना लैंड खरीद सकते हैं ना बिल्डिंग खरीद सकते हैं। एसेट में वो लैंड और बिल्डिंग तो आ गए जिसको हमने खरीद के अपने बिजनेस को एक स्मूथ फ्लो प्रोवाइड करा, बट उस बिल्डिंग को और उस लैंड को खरीदने के लिए भी तो हमें एक चीज़ की ज़रूरत पड़ी ना, वो क्या था, पैसा। या तो अगर मेरे पास पूरा पैसा हुआ तो मैं अपने पैसे से खरीद लूँगी मशीनरी और लैंड, बट अगर सपोज बिजनेस के पास नहीं हुआ तो वो क्या करेगा, तब तो वो कहीं ना कहीं से बोरो करेगा ना, करेगा कि नहीं। तो यही ये चीज़ें भी जो ना बिज़नेस को एक स्मूथ फ्लो ही प्रोवाइड कर रही हैं दोनों की दोनों, बट दोनों का डिफरेंस जो है ये एक अलग फॉर्म में प्रोवाइड करती हैं। और इसको खरीदने के लिए मतलब असेट्स को खरीदेंगे तभी तो हम अपने बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। तो इसको खरीदने के लिए हमें जब पैसे कम पड़ जाते हैं, अपने पास से जितना सफिशिएंट है उतना लगाने के बाद, तब हम जाते हैं लायबिलिटीज़ की तरफ, मतलब बोरो करने की तरफ। तो जितनी भी चीज़ें यहाँ पर हमें बोरोड फॉर्म में मिलेंगी वो हम लायबिलिटीज़ के साइड लिखते हैं। अब जो बोरोड करते हैं ना हम लोग, उसमें क्या होता है 2 कैटेगरीज बनती हैं। कभी कभार हम उधार लेते हैं कि भाई अभी दे दे, तेरे को 2 महीने बाद दे देंगे, होता है कि नहीं। आप लोगों ने कितनी बार बोला होगा कि अभी हमें ज़रूरत है, आपको हम 28 आवर्स में या फिर अगले महीने अगले हफ्ते ऐसे लौटा देंगे। लेकिन कुछ जो बोरोइंग्स होती है ना उनका रीपेमेंट का टाइम ना बहुत लंबा होता है। उनको हम विदिन 24 आवर्स, विदिन 72 आवर्स, हफ्ते 2 हफ्ते में रिटर्न नहीं करते। उनको हम 1 साल बाद, 2 साल बाद, 15 साल बाद रिटर्न करते हैं, ठीक है। और ऐसे कौन से होते होंगे बताओ, बैंक लोन। बैंक लोन पता है ना कि हमें कितनी टाइम तक उसको पेमेंट करते रहनी होती है। इसी तरीके से तो बैंक अपना प्रॉफिट करता है और हमारा घाटा, है ना। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हम जल्दी से रिटर्न कर देते हैं और कुछ चीज़ें होती हैं जो हम बाद में रिटर्न करते हैं। तो जो लायबिलिटीज़ है ना हमारी, वो हमने इसी बेसिस पे ना 2 पार्ट्स में डिवाइड करी हैं, रीपेमेंट के टाइम के अकॉर्डिंग। तो जिनका रीपेमेंट टाइम जल्दी होता है हम उनको कहते हैं करंट लायबिलिटीज़, ठीक है। अब ये करंट क्यों नाम पड़ा इसका देखो, क्योंकि जब पानी जब बहता है ना नदी में तो वो किस हिसाब से बहता है, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, और उस बहाव को क्या कहते हैं, उसको करंट कहते हैं। तो कभी उसका बहाव ऊपर होता है कभी नीचे। तो इसी तरह लायबिलिटीज़ कभी ज़्यादा होती हैं कभी कम, तो ये घटते बढ़ते रहते हैं, इसीलिए इसको करंट लायबिलिटीज़ का नाम दिया गया है। नाउ जब हम रीपेमेंट बहुत लंबे टाइम बाद करते हैं तो ऐसी लायबिलिटीज़ को क्या कहते हैं, वो क्या है, वो बार बार घट बढ़ नहीं रही है, वो तो एक स्टैटिक पोजीशन में काफ़ी टाइम तक है ना। तो उनको कहते हैं हम नॉन करंट। इनको कहते हैं करंट, तो इनका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, नॉन करंट, ठीक है। तो अब हम इसके एग्जांपल्स भी कर सकते हैं। जैसे हमें पता चल चुका है कि नॉन करंट में हम एक लिख सकते हैं हम बैंक लोन, है ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, और नॉर्मल तरीके के लोन्स को भी हम इसमें लिख सकते हैं। नाउ अगर हम करंट लायबिलिटीज़ की बात करें तो हमने क्या पढ़ा था, ट्रेड पेबल्स पढ़े थे। ट्रेड पेबल्स में क्या क्या पढ़ा था हमने, क्रेडिटर्स पढ़े थे, है ना, बीपी पढ़ा था हमने, एग्जैक्टली। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो कहाँ चली गई, डिवाइड हो गई करंट लायबिलिटीज़ में और नॉन करंट लायबिलिटीज़ में। अब आपको लॉजिक समझ आया कि हमने ये 2 टर्म जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बाद में क्यों ली, क्योंकि इनका जो लिंकेज है ना वो सबसे बड़ा है। तो हम जब छोटी छोटी चीज़ें समझ लेंगे तभी तो हम एक बड़ी चीज़ को समझने के लायक बनेंगे। तो सिमरा क्लासेस की पहली प्रायोरिटी ना आप हैं, ना कि टीएस गरेवाल या कोई और बुक। तो हम बुक के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, हम आपके अकॉर्डिंग चलेंगे। जो चीज़ आपको बेनिफिट करेगी ना हम उसके अकॉर्डिंग चलने वाले हैं, ना कि हमारे चैनल को क्या बेनिफिट करेगी, क्योंकि आपका बेनिफिट ही हमारा बेनिफिट है। नाउ हमने अपनी लायबिलिटी साइड कवर कर ली है। नाउ मूविंग ऑन टू एसेट साइड। एसेट आप ऑलरेडी एक ब्रीफ ले चुके हैं कि जो भी चीज़ें बिजनेस को स्मूथ फ्लो प्रोवाइड करती हैं उनको क्या कहते हैं, उनको एसेट्स कहते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो एसेट के अंदर एक कैटेगरी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, वो है फिक्टिशियस एसेट। तो फिक्टिशियस एसेट्स के बारे में तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट स्टिल अभी एसेट्स के अंदर फर्दर 2 कैटेगरीज हैं जो हमें पढ़नी है। तो अपने उसी एग्जांपल को, हमारे चैनल वाले एग्जांपल को आगे लेके चलते हैं। तो हमने क्या देखा था, हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी थी, एक हमारे वाइट बोर्ड की ज़रूरत पड़ी थी, मार्कर की ज़रूरत पड़ी थी, कैमरे की, स्टैंड की ज़रूरत पड़ी थी।
अब इसमें देखो कुछ चीज़ें जो होती है ना वो मुझे बार बार खरीदनी पड़ती हैं, क्योंकि वो बार बार वैनिश भी हो जाती हैं, मतलब ख़त्म हो जाती हैं। जैसे कि ये हुआ मार्कर मैंने खरीदा, वीडियो बनाई, पेन इंक खत्म हुई और उसके बाद दोबारा खरीदा। बट क्या ये वाइट बोर्ड एवरी वीडियो के बाद ख़त्म हो जाता है? नहीं ख़त्म होता। तो कुछ चीज़ें जो होती हैं ना वो हमारे एसेट्स में जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं जो लॉन्ग टाइम तक स्टे करने वाली है। अब एसेट्स में भी ना फर्दर जो 2 कैटेगरीज बनाई हैं वो इन्हीं के बेसिस पे बनाई है, कौन सी चीज़ें जल्दी ख़त्म हो जाती हैं और कौन सी चीज़ें लंबे टाइम तक रहती हैं। तो जो चीज़ें जल्दी ख़त्म हो जाती है ना उनको हम कहते हैं करंट, जैसे कि कभी बड़ी कभी छोटी, कभी बड़ी कभी छोटी। और जो चीज़ें एक लंबे टाइम तक स्टे करती हैं उसको क्या कहते हैं? नॉन करंट। यू गॉट इट राइट, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो ये मिल गई हमें हमारी असेट्स की तीनों कैटेगरीज। बट एक प्रॉब्लम और है, ये जो हमारी नॉन करंट असेट्स है ना ये फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड हुई है। गुस्सा नहीं करेंगे, इसको भी हम जल्दी से ख़त्म करेंगे, डोंट वरी, सब कुछ जल्दी ख़त्म होगा। अब देखो ये जो नॉन करंट असेट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा, इसको भी हम अपने उसी एग्जाम्पल के साथ, मेरे चैनल वाले एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ाएंगे। देखो मेरे पास 2 ऐसी चीज़ें हैं जो एक लंबे टाइम तक मेरे साथ रहने वाली हैं। अब एक तो आपको पता है कि ये बोर्ड जो मेरे पास लंबे टाइम तक रहेगा, ये वीडियो के बाद बदल तो दूंगी नहीं मैं। दूसरा जो है ना वो है मेरा नाम, यानी कि चैनल का नाम, सिमरा क्लासेस का नाम। अगर मेरी एक्सप्लेनेशंस आपको अच्छी लगेंगी तो मेरे चैनल का नाम एक लंबे टाइम तक रहेगा आपके दिमाग में भी। और अगर अच्छी लगेंगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर देना। अकेले अपना भला नहीं करना है, सबका भला करना है। देख लो, आई नो आप लोग सब करो, लाइक भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो, पूरा भरोसा, मैं आपको पूरा भरोसा आप लोगों के ऊपर। चलिए अपनी क्लासेस के ऊपर आते हैं। तो मेरे पास एक है वाइट बोर्ड और दूसरी जो है वो हमारी पहचान है, जो आप लोगों के दिलों में बनेगी हमारे चैनल के थ्रू। सो मैं उस पहचान को तो शायद टच नहीं कर सकती, बट मैं इस वाइट बोर्ड को टच कर सकती हूँ। तो जो चीज़ें भी मैं टच कर सकती हूँ मेरे एसेट की कैटेगरी में, उनको कहते हैं टेंजिबल एसेट। और जिनको मैं टच नहीं कर सकती लेकिन वो मेरे बिजनेस को स्मूथ फ्लो प्रोवाइड कर रहे हैं, मेरा चैनल का नाम चलेगा तभी तुम्हारी वीडियोस चलेंगी ना, तो वो जो पहचान है ना उसको कहते हैं गुड विल। मतलब कि मेरे चैनल की, मतलब हमारे चैनल की एक अच्छी पहचान जो आप लोगों के दिलों में हुई है उसको कहते हैं गुड विल। तो 2 एसेट्स हमारे क्या हो गए, एक तो हो गए हमारी गुडविल और दूसरी मेरे लिए मेरा वाइट बोर्ड है, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी असेट है, जो बहुत लंबे टाइम तक चलेगी। ऐसे ही बिजनेस के लिए क्या होती होगी, मशीनरी होती होगी, लैंड होती होगी, जो एक लंबे टाइम तक बिजनेस में रहने वाली है। तो हमने देख लिया है कि हमारे नॉन करंट असेट जो है वो फर्दर कौन सी 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, एक होता है टेंजिबल असेट और एक होता है इनटेंजिबल असेट। तो इसके साथ हमने अपने असेट्स की सारी कैटेगरीज और उसके अंदर की सब कैटेगरीज को भी कवर कर लिया है विद एग्जांपल्स। और आई होप आपको सारी टर्म्स सब समझ आ गई होंगी, और अगर समझ आ गई तो इसका मतलब सिमरा क्लासेस ने अपना प्रॉमिस डिलीवर कर दिया। अब किसकी बारी है, आपकी। तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू सिमरा क्लासेस। थैंक यू।